स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज है 13 अक्टूबर और आज हम करेंगे द हिंदू का एडिटोरियल एनालिसिस शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, आज हमारे पास जो दो टॉपिक्स हैं, दो आर्टिकल्स हैं, वो द हिंदू के हैं। पहला है कलेजियम सिस्टम को लेकर और दूसरा है जो इलीगल स्मगलिंग हो रही है गुड्स की इंडिया के अंदर, उससे क्या क्या इम्पैक्ट जो है हो रहा है उनके ऊपर। तो आइए शुरू करते हैं पहले आर्टिकल से, जो है द कोर्ट एंड द प्रॉब्लम विद इट्स कलेजियम। देखिए, इसे शुरू करने से पहले थोड़ा सा मैं ब्रीफ कर दूं। आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है कलेजियम। कलेजियम सिस्टम जो है ये इवॉल्व हुआ था आपका सेकंड जज केस में। ये आपको याद रखना होगा कि सेकंड जज केस में इसका एवोल्यूशन हुआ था। ये कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, ये एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो आपका इवॉल्व हुई थी सुप्रीम कोर्ट द्वारा। अब क्या करता है कलेजियम, ये सिंपली इन्वॉल्वमेंट है इसकी ट्रांसफ़र करना और जजेस को अपॉइंट करना। दो काम जो है ये कलेजियम सिस्टम कर रहा है, एक है ट्रांसफ़र और दूसरा है जजेस को अपॉइंट करना। तो पूरी की पूरी जो इसकी कॉम्पोजिशन है वो ये है कि इसके अंदर एक सीजीआई होते हैं प्लस 4 सीनियर मोस्ट जजेस होते हैं जो कलेजियम का पार्ट होते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट की है कॉम्पोजिशन, और हाई कोर्ट में भी हर एक हाई कोर्ट में एक कलेजियम होता है जो उनके ट्रांसफ़र और अपॉइंटमेंट का रख रखाव देखता है, कैसे करना है कैसे नहीं करना है। तो ये है पूरा का पूरा सिस्टम। और मैंने आपको बता दिया कि सीजीआई होंगे और इसके अलावा 4 जजेस होंगे जो अपॉइंट करते हैं। फर्दर इसके अलावा आप जानते हैं कि जो हमारे देश में गवर्नमेंट का भी कुछ ना कुछ रोल तो ज़रूर होता है। ऑल्दो सारा का सारा जो फाइनल से है वो तो प्रेसिडेंट इसको अपॉइंट करेंगे, लेकिन प्रेसिडेंट भी अपॉइंट तभी करेंगे जब ये नाम जो है रिकमेंडेशन कलेजियम पहुंचाएगा प्रेसिडेंट तक। हालांकि अगर गवर्नमेंट को किसी भी तरह की कोई आपत्ति है किसी भी एक नाम पर, उन्हें लगता है कि नहीं ये नाम ठीक नहीं है, तो वो एक बार जो है रिव्यू करने के लिए बोलेगा कलेजियम को कि आप इस पर्टिकुलर नाम को जो है देख लीजिए, हमें ये लगता नहीं कि ये नाम जो है इस लायक है कि इसको अपॉइंट किया जाए। और फिर अगर दोबारा से कलेजियम उसको उसी नाम को रिकमेंड करेगा तो गवर्नमेंट के पास कोई ऑप्शन नहीं है, उन्हें जो है फॉरवर्ड करनी पड़ेगी वो फाइल प्रेसिडेंट के ऊपर, और प्रेसिडेंट फिर उसको जो है असेंट कर देंगे, असेंट दे देंगे अपना और अपॉइंट कर देंगे जज को। वहीं जो गवर्नमेंट का इसमें रोल है वो एक ये भी है कि अगर कोई लॉयर उसको एलिवेट किया जाता है एज अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, तो गवर्नमेंट का रोल इसमें ये होता है कि वो आईबी की एक इंक्वायरी कराते हैं उसके खिलाफ, ये देखने के लिए कि क्या उसके क्रेडेंशियल्स ठीक हैं या उसकी किसी तरीके से कोई आपत्तिजनक कोई इन्वॉल्वमेंट तो नहीं है किसी गलत काम में। तो आईबी द्वारा जो है उनकी एक सिर्फ इंक्वायरी कराई जाती है, इसमें गवर्नमेंट का रोल होता है, बाकी कुछ भी गवर्नमेंट का रोल नहीं है। तो जो राइटर हैं वो इसमें पूरा का पूरा हाईलाइट कर रहे हैं कि कैसे जो कलेजियम सिस्टम है वो एक तरह का अब जो है बोझ सा बन गया है, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो उन्हें आज के समय में करनी चाहिए वो नहीं करते हैं, बहुत ही लेजीपना है उनके काम में, और उन्हीं चीज़ों को वो हाईलाइट कर रहे हैं। तो अभी रिसेंटली हुआ क्या है कि 26 तारीख को जो है हमारे कलेजियम की मीटिंग हुई थी, जिसमें उनका कुछ इश्यूज़ थे, कुछ एजेंडा थे जो फिक्स करने थे। जिसमें पर्टिकुलर एक इशू ये था कि 4 चीफ जस्टिस थे कुछ हाई कोर्ट्स के, उनको एलिवेट करके सुप्रीम कोर्ट में लेके आना था। तो उसके ऊपर ही कुछ विचार करना था, लेकिन उनकी कुछ कंसेंसस बन नहीं पाई और उसके बाद वो मीटिंग ख़त्म हो गई। फिर उसके बाद क्या हुआ, जो हमारे यहाँ के चीफ जस्टिस हैं यूयू ललित जी, उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक सर्कुलर इशू कर दिया, और सर्कुलर इशू कर दिया ये पूछने के लिए अपने कलेजियम के दूसरे मेंबर से कि आप लोग इसको अप्रूव करते हैं या नहीं करते पर्टिकुलर जजेस को। तो उसमें से सभी ने जो है अप्रूव कर दिया, लेकिन 2 जजेस थे जिनका नाम था डीवाई चंद्रचूड़, और एक और जज थे जिन्होंने जो है अप्रूवल नहीं किया, उन्होंने विदहोल्ड कर दिया इस अप्रूवल को। उन्होंने ये कह के इसको अप्रूवल को विदहोल्ड कर दिया कि ये जो आपका तरीका है सर्कुलर भेजने का, ये हमें जो है ऑब्जेक्शनेबल लग रहा है, ये तरीका सही नहीं है। आपको जो है एक मीटिंग बुलाकर तरीके से बातचीत करनी चाहिए थी और उसके बाद ही कोई ना कोई डिसीजन लेना चाहिए था। इस तरह के सर्कुलेशन से जो है हम कोई भी मैसेज जो है कन्वे नहीं करेंगे। वहीं राइटर जो है ये कह रहे हैं कि अगर इस तरह जिस तरह से काम अभी जो है कलेजियम सिस्टम कर रहा है कि एक दिन आपका मीटिंग ली और उसके बाद दूसरी बार जो है आपका सर्कुलर इशू किया, और सर्कुलर इशू करने के बाद जो है आपस में मीटिंग ही नहीं करी, इस बात को लेकर के तनातनी सी हो गई। तो राइटर ये कहना चाहते हैं कि अगर इस तरह का कंडक्ट या फिर इस तरह का काम करने की जो शैली है वो अगर कोई दूसरा ऑफिस करता,
कोई हाईएस्ट ऑफिस करता है इस कंट्री के अंदर, तो क्या उसे भी इतना ही सम्मान दिया जाता है जितना जुडिशरी को दिया जाता है? जी नहीं, उसका भरपूर जो है विरोध होता, उसे क्रिटिसाइज़ किया जाता और उसके खिलाफ जो है सवाल उठाए जाते। लेकिन क्यों ये लोग, जो 5 लोग थे, ये एक ही बिल्डिंग में काम कर रहे हैं, लेकिन एक ही बिल्डिंग में काम करने के बाद भी ये अगले दिन मीटिंग के लिए नहीं मिल पाए। वहीं अगर इनके पास समय नहीं था तो ये कुछ दूसरे एंगल्स को एक्सप्लोर कर सकते थे, जैसे ये कुछ ऑनलाइन मीटिंग कर सकते थे, या फिर ये इसी और तरीके से जो है आपका एक पर्सनल मीटिंग कर सकते थे कुछ एक थोड़े समय के लिए ही। लेकिन इन्हें जो है इस बिज़नेस को ट्रांजैक्ट करना चाहिए था, उस काम को करना चाहिए था जो पेंडिंग पड़ा हुआ है। तो वो यही दिखा रहे हैं राइटर के बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं कलेजियम सिस्टम के साथ। फर्स्ट तो यही है कि यहाँ कोई नहीं है जो इनसे सवाल पूछे कि आप क्या कर रहे हैं और ऐसा क्यों कर रहे हैं। किसी भी तरह की कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। एक ऐसी कलेजियम एक ऐसी एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही इवॉल्व किया, जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया भी है। लास्ट वर्ड जरूर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का होता है अपॉइंट करने में, लेकिन ये मैंडेटरी है प्रेसिडेंट के लिए कि वो कंसल्टेशन करे कलेजियम के साथ, और कलेजियम की कंसल्टेशन करे बगैर जब तक कि वहाँ से मोहर नहीं लगती वो भी अपॉइंट नहीं कर सकते हैं किसी जजेस को। फर्दर जो प्रॉब्लम है वो और भी ज़्यादा वर्स है इस बात को लेकर कि इस कलेजियम के अंदर कोई भी नॉन जज मेंबर नहीं है, ना ही कोई एग्जीक्यूटिव से मेंबर है, ना ही कोई बार काउंसिल ऑफ इंडिया से मेंबर है। मतलब इन सब जजेस को छोड़ के कोई भी ऐसा नहीं है जो कोई क्वेश्चंस रेज कर सके या कोई सजेशन दे सके इस कलेजियम के अंदर। 2014 में आप सभी को पता है एक नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन जो है आपका पास हुआ था एनजीएसी एक्ट के तहत 2014, और इस एनजीएसी एक्ट को रेटिफाई किया था 50% स्टेट्स ने, क्योंकि आप जानते हैं कि कुछ ऐसे प्रोविजंस होते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जिनमें अगर किसी भी तरह की अमेंडमेंट लेके आनी है तो 50% जो है रेटिफिकेशन ज़रूरी है स्टेट्स का। तो 50% स्टेट्स ने रेटिफाई भी कर दिया था, स्टेट लेजिस्लेचर भी मान गया था। और नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन की जो कॉम्पोजिशन थी वो ये थी कि इसके अंदर 3 जजेस होंगे, एक लॉ मिनिस्टर होगा और 2 एमिनेंट पर्सनस होंगे जिनको अच्छी खासी जानकारी होगी लॉ की। तो राइटर ये कह रहे हैं कि इसको जो है स्ट्रक डाउन कर दिया था सुप्रीम कोर्ट ने, ये बोलकर कि ये सुप्रीम कोर्ट के इंडिपेंडेंस पे जो है खतरा हो सकता है। वहीं राइटर आगे ये कहते हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए था सुप्रीम कोर्ट को। अगर उन्हें लगता था कि इसमें कुछ खतरा हो सकता है तो वो ये काम कर सकते थे, कुछ प्रोविजंस को जो है डिलीट कर सकते थे। जैसे इसमें 2 एमिनेंट पर्सन्स के लिए कहा गया है, 2 में से वो चाहते तो सिर्फ 2 को हटा के एक ही करवा देते। इससे होता क्या कि जजेस जो है मेजॉरिटी में आ जाते, और जजेस जो है अगर मेजॉरिटी में आ जाते तो उनकी जुडिशियल प्राइमेसी रहती, मतलब जुडिशियल प्राथमिकता बरकरार रहती, और कुछ एग्जीक्यूटिव का भी इन्वॉल्वमेंट इसमें आ जाता क्योंकि लॉ मिनिस्टर तो वहाँ पे रहते ही, तो एग्जीक्यूटिव का इन्वॉल्वमेंट भी रह जाता। और एक जो डिस्टिंग्विश्ड बंदा बाद में रह गया था वो जो है एज अ होल पब्लिक को रिप्रेजेंट करता। तो इस तरीके से जो है जुडिशरी की जो अपनी इज्जत थी कि हमारी प्राइमेसी नहीं जानी चाहिए, वो प्राइमेसी भी नहीं जाती, और एक बैलेंस और एक जो है संतुलन चाहिए था जो कलेजियम में, वो भी बरकरार रहता। लेकिन इसको जो है पूरा का पूरा जो है स्ट्रक डाउन कर दिया गया। और इसके बाद आप जानते हैं कि कोई भी अब अकाउंटेबिलिटी या उनकी परफॉर्मेंस के ऊपर किसी भी तरह का कोई सवाल उठा नहीं सकता, क्योंकि उस कलेजियम के अंदर कोई ऐसा मेंबर नहीं है जो ये बता सके कि उनकी गलतियाँ क्या क्या हैं। वहीं जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स को लेकर आप जानते हैं कि एनजीएसी एक्ट के बाद गवर्नमेंट में ने भी लगभग जो है गिव अप कर दिया है। अब वो किसी भी तरह की इंटरवेंशन नहीं करना चाहते जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स में। फर्दर अभी राइटर को ऐसा लगता है कि ये एक टाइम है जहां हमें रिविजिट करना चाहिए, रिवाइज करना चाहिए पूरे के पूरे सिस्टम को कलेजियम के, और एक ब्रॉड बेस्ड और ट्रांसपेरेंट मेथड लेके आना चाहिए ताकि अपॉइंट करना, कैसे अपॉइंट करें सीनियर जजेस को हाई कोर्ट्स में और सुप्रीम कोर्ट्स में। वहीं जो आर्टिकल 124 है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें क्लियरली बताया गया है कि इस जजेस में जो है आपका अगर कोई डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट है या फिर कोई अगर आपका एडवोकेट है जिसके अंदर बहुत ही बेहतरीन प्रतिभाएं हैं, लॉ की अच्छी समझ है, तो वो भी आपका जो है जज बन सकते हैं। लेकिन पिछले कुछ समय में या कुछ दशक में कह लीजिए कि एक भी व्यक्ति को जो है अपॉइंट नहीं किया गया है जो वकील हो, एक अच्छा वकील हो, और उसको जो है एज अ जज अपॉइंट किया गया हो, ना ही बाहर से ना ही कोई बाहर से। तो आप ये समझिए कि क्या ये मान लिया जाए कि अब हमारे यहाँ पे जो जजेस हैं, या फिर ये मान लिया जाए जो हमारे यहाँ डिस्टिंग्विश्ड एमिनेंट पर्सनालिटीज़ हैं, उनके पास इतनी काबिलियत नहीं है कि वो जज बन सकें। क्या ये दिखाना चाहता है कलेजियम? तो ओवरऑल जो है जो मैसेज है इसका, देखिए वो ये है कि जो कलेजियम है उसके अंदर एक तरह की जो है नेपोटिज्म चल रही है।
नेपोटिज्म चल रही है और वो नहीं चाहता है कि बाहर के मेंबर जाके आके इसमें इन्वॉल्वमेंट दिखाएं, और इस तरह से जो है वो कुछ तरीके से जो है अपना एक ट्रांसपेरेंट तरीके से काम नहीं कर रहे हैं। बहुत ओपेसिटी है उनके काम करने की वजह से, और उसमें जो है ट्रांसपेरेंसी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप एक बात देखिए कि जो डेमोक्रेसी है, उस डेमोक्रेसी का जो एसेंस है वो तीन चार चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। पहला है इंडिपेंडेंस, दूसरा है आपका कि ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, तीसरा है आपका कि अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, और चौथा है कि इंटीग्रिटी होनी चाहिए सभी इंस्टीट्यूशंस की। अगर ये सब चीज़ें हैं तो ही डेमोक्रेसी जो है सक्सेसफुल हो पाएगी। अगर किसी भी इंस्टीट्यूशन के अंदर नेपोटिज्म आ गया है, वहाँ नेपोटिज्म फेवर किया जा रहा है, तो आप ये समझिए कि आने वाले समय में जो है उनका जो डाउनफॉल है वो निश्चित है। तो जुडिशरी को भी इसी तरह से कुछ देखा जा रहा है, क्योंकि आप देख सकते हैं जुडिशरी में बहुत जस्टिस जो है आपका डिले करते हैं, बहुत पेंडिंग ऑफ केसेस हैं, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि रिफॉर्म करने के योग्य हैं, लेकिन उन पर कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है। और अब समय की जो मांग है वो ये है कि एक ऐसी इंडिपेंडेंट बॉडी बनाई जाए जो सारे प्रोसेस को देखे, और जुडिशरी में जो जो चेंजेस आने की संभावनाएं हैं उनको लेके आया जाना चाहिए। और तभी जो है हमारा जो फेथ है, लोगों का जो फेथ है, या फिर यूँ कह लीजिए जो फ्यूचर कमिंग जनरेशन का फेथ है, वो जुडिशरी के अंदर बढ़ेगा। क्योंकि इंग्लिश में एक लाइन है कि विदाउट ट्रांसपेरेंसी जस्टिस इज इल्यूजन। तो ये बात बिल्कुल सच है कि ट्रांसपेरेंट नहीं होगा तो जस्टिस जो है वो फिर मिलना भी मुश्किल हो जाएगा, और वो एक वहम की तरह है। तो यही है पहला आर्टिकल। और दूसरा आर्टिकल जो है वो है हिंदू का एडिटोरियल एनालिसिस है, जिसकी हेडिंग है वॉर अगेंस्ट इलीगल गुड्स एज इंडियाज फाइट। तो ये जो है इसमें आर्टिकल में जो है आपका पूरा का पूरा राइटर बता रहे हैं, वो ये बता रहे हैं कि कैसे जो है इलीगल गुड्स जो है इंडिया में आ रहे हैं, और कैसे पूरा का पूरा इकोनॉमिक सिस्टम जो है उससे इम्पैक्ट हो रहा है। शुरुआत करते हैं कि क्या कहते हैं राइटर इसमें आर्टिकल में समझाना चाहते हैं कि जो होलसेल इन्फ्लेशन है इंडिया की, वो जुलाई के मंथ में जो है कुछ कम ज़रूर हुई है, लेकिन फिर भी डबल डिजिट्स में देखी जा सकती है। लास्ट मंथ जो इन्फ्लेशन रेट था वो 12.41% था, वहीं जुलाई में जो है वो 13.93% था। तो कंसिस्टेंटली जो है हम देखने को मिल रहा है कि बहुत ही ज़्यादा हाई इन्फ्लेशन है। और जब जब हाई इन्फ्लेशन होती है तो देखिए आम आदमी क्या करता है, या तो आम आदमी एक काम करता है कि जो चीज़ें उसे चाहिए होती हैं वो ये सोचकर उसे नहीं खरीदता कि जब ये सस्ती हो जाएंगी तब मैं इसे लूँगा, या फिर वो खरीदता है तो कम खरीदता है, या फिर जो तीसरा ऑप्शन है उसके पास वो ये है कि जो उसके पास पहले से ही चीज़ पड़ी है उसको रीयूज़ कर ले या रिसाइकिल कर ले, या फिर वो ऐसे बाज़ारों में जाने की कोशिश करता है या ऐसी जगहों पर जाने की कोशिश करता है जहाँ उसके सस्ते और चीपर ऑल्टरनेटिव्स हों। और ऐसी बहुत सारी दुकान हैं भी, आप देखेंगे कि जैसे दिल्ली में बहुत सारे बाज़ार हैं, चोर बाज़ार हो, या फिर आपका दूसरा एक दो जगह और भी हैं, सरोज नगर मार्केट वगैरह, वहाँ मार्केट्स में अंदर जो है चीप और इन्फीरियर गुड्स हैं, स्पूरियस और फेक ब्रांड्स आपको मिल जाएंगी। फेक ब्रांड्स क्या होती हैं, जैसे आपने देखा होगा कि एक बड़ी मशहूर ब्रांड है जिसका नाम है एडिडास। तो वो जो लिखा होगा वो एडिडास की तरह ही लिखा होगा, लेकिन उसमें लिखा होगा एडीबास। और एक है रीबॉक बिल्कुल ऐसा ही लिखा होगा, लेकिन आपको देखने में लगेगा वो, लेकिन असलियत होगी उसकी रीकॉक। तो इस तरह की जो है फेक ब्रांड्स हैं वो आपका ज़्यादा चलन में आ जाती हैं जैसे जैसे महंगाई बढ़ जाती है, क्योंकि लोग जो है सस्ती चीज़ों की तरफ मूव ऑन करने लगते हैं। तो इससे होता क्या है, इससे पैरेलल इकोनॉमी को जो है आपका एक मजबूती मिलती है। पैरेलल इकोनॉमी का मतलब है आपका एक इनफॉर्मल सेक्टर जो पूरी की पूरी तरह से आपका गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं है, और ना ही गवर्नमेंट के पास उसका कोई अकाउंट है। तो ऐसा पैरेलल इकोनॉमिक प्लेयर्स जो हैं आपके ज़्यादा स्ट्रांगली एमर्ज हो जाते हैं। और यहीं पैरेलल इकोनॉमिक प्लेयर्स जब आपके एमर्ज हो जाते हैं तो यहीं आता है चाइना का एंगल। आप जानते हैं कि चाइना जो है एक बहुत ज़्यादा एक ऐसे डेस्टिनेशन माना जाता है जिसकी मैन्युफैक्चरिंग बहुत जो है चीपर है, और वो दूसरी कंट्रीज़ में जो है अपने प्रोडक्ट्स डंप करते हैं। वहीं जो पैरेलल इकोनॉमी है, जो हमारे यहाँ के देश के डीलर्स हैं, वो उन्हें भी ऐसी ही कुछ डिमांड होती है चीपर गुड्स की, ताकि वो पब्लिक को जो है वो सर्व कर सकें, क्योंकि अभी पब्लिक की डिमांड ही सस्ता गुड है, तो उससे ज़्यादा अच्छा और क्या हो सकता है। और जैसे जैसे फेस्टिव सीज़न आता है तो हम देखेंगे हमारे बाज़ार में चाइनीज़ गुड्स दिखने लगेंगे, चाहे वो दिवाली की लाइट्स हों, या फिर गणेश और जो लक्ष्मी जी की मूर्तियाँ हों, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हों, बाइसिकल्स हों, ये सब जो है आने लगते हैं। अभी जो गवर्नमेंट का जो पूरा का पूरा जो सेंटर्ड है, मतलब जिसके ऊपर उनका बेस है, वो है उनका फोकस आत्मनिर्भरता एजेंडा के ऊपर। लेकिन ये आत्मनिर्भरता का एजेंडा तभी सक्सेसफुल हो पाएगा जब हम गुड्स को बल्क में प्रोड्यूस करेंगे, वो भी लोएस्ट पॉसिबल कॉस्ट में। अनलेस एंड अनटिल अगर हम ये नहीं कर पाएंगे तो
आत्मनिर्भरता एजेंडा का फिर कोई मतलब नहीं रह जाता। वहीं हमारे मिनिस्टर्स जो है बार बार अपने आप को बोस्ट कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि हमारा जो टॉय मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो बहुत ही बूम कर रहा है और इंडियन टॉयज़ जो है वर्ल्ड मार्केट में छाए हुए हैं। लेकिन इस तरह की जो जीत का जो बार बार जो है आपका वो दर्शा रहे हैं मंत्री लोग, ये जीत तभी मानी जाएगी जब हम कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग को जो है अपनी डाउन कर देंगे। क्योंकि कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कम रहेगी तभी जो है आपका एक कॉम्पिटिटिव लेवल पे हमें एक कॉम्पिटिटिव और अच्छा प्रोडक्ट जो है आपका लेस प्राइस पे मिल सकेगा। तो इसके ऊपर जो है काम करने की ज़रूरत है इंडिया में। वहीं राइटर आगे बताते हैं जो कंज्यूमर की सर्च है चीपर ऑल्टरनेटिव्स को लेके, वो एक नई मुसीबत को जन्म दे रही है। जैसे आप जानते हैं कि जैसे जैसे आपका कंज्यूमर है उसकी डिमांड बढ़ती है कि मुझे चीपर प्रोडक्ट मिल जाए, तो उसी के साथ साथ जो है स्मगलिंग होनी शुरू हो जाती है इलीगल गुड्स मार्केट की। जी हाँ, स्मगलिंग और इलीगल गुड्स मार्केट जो है इंडिया के अंदर एंटर होने लगते हैं। और इससे होता क्या है, इससे होता है ये कि जब इलीगल गुड एंटर करता है मार्केट में, वो गवर्नमेंट के कागज़ पे कोई किसी भी तरीके की एंट्री नहीं होती, ना ही उसका कोई टैक्स मिलता है, वो चोरी छुप के इंडिया के अंदर आता है। और इसी की वजह से जो है कॉस्ट ऑफ टैक्स लॉस हो जाता है गवर्नमेंट का, जिसकी वजह से गवर्नमेंट बहुत सारी जो सोशल स्कीम्स चला रही है उसको चलाने में जो है नाकामयाब हो जाती है। अब आप सोचेंगे कि इलीगल गुड्स या स्मगल गुड्स कैसे आ जाते हैं इंडिया में। देखिए बहुत सारे तरीके हैं स्मगल करने के या इलीगल गुड्स करने के। हम आप जानते हैं कि हमारे जो बॉर्डर्स हैं बांग्लादेश और आसपास के जो नेपाल के बॉर्डर्स हैं वो बहुत ही पोरस बॉर्डर्स हैं, वहाँ पे इजीली जो है एंटर हो जाती है इधर उधर मूवमेंट। तो बहुत सारे लोग जो हैं आपके कस्टम ऑफिशियल्स के साथ मिलकर उन्हें कुछ घूस वगैरह देकर या फिर दूसरे तरीके से बीएसएफ वगैरह को भी जो है आपका ब्राइब देकर उस तरह से जो है काओ, आपने सुना होगा काओ की जो है आपका स्मगलिंग होती है बांग्लादेश में से इंडिया में। तो उस तरह की जो है बहुत सारी चीज़ें होती हैं और स्मगल जो है हो जाता है आराम से। और अभी के उसमें जो एक डेटा सामने आया है उसके अकॉर्डिंग ये बताया जा रहा है कि जो 5 इंडियन इंडस्ट्रीज़ हैं इंडिया के अंदर वो बहुत अच्छी तरह से फल फूल रही हैं। क्योंकि उसमें जो है इलीगल स्मगलिंग अच्छी तरीके से हो रही है। और वो 5 इंडस्ट्रीज़ हैं, पहली है मोबाइल फ़ोन्स की, दूसरी है फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, तीसरी है आपकी फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स पैकेज फूड्स, चौथी आपकी टोबैको प्रोडक्ट्स और पांचवा आपका अल्कोहलिक बेवरेजेस। तो ये बताया जा रहा है कि जो साइज़ है पूरा इलीगल मार्केट का वो कम से कम भी 2,60,000 करोड़ का है। वहीं इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट के अकॉर्डिंग जो रिपोर्ट आई थी उनकी उस यूनिट की रिपोर्ट में उन्होंने ये बताया कि इंडिया की जो रैंक है ग्लोबल इलीगल ट्रेड एनवायरनमेंट को रोकने में वो बहुत ही ज़्यादा लो है। और ज़रूरत है कि कुछ अच्छे एक्शंस लिए जाएं ताकि इस इलीगल ट्रेड को जो है बंद किया जाए और इकोनॉमी के ऊपर जो इम्पैक्ट हो रहा है उस इम्पैक्ट को भी कम किया जाए। वहीं जो 3 चीज़ें हैं गवर्नमेंट पॉलिसी, सप्लाई एंड डिमांड और कस्टम्स एनवायरनमेंट, इसमें जो इंडिया की रैंक है वो बहुत ज़्यादा कम है। और वहीं इंडिया की रैंक जो है 35 आई है ट्रांसपेरेंसी एंड ट्रेड में। तो ओवरऑल जो एक पिक्चर है इंडिया की इन सब चीज़ों को रोकने के लिए, ग्लोबल इलीगल ट्रेड को रोकना या फिर उसके ऊपर एक सक्षम तरीके से स्टेप्स लेना, उनमें कोई काफ़ी अच्छी मजबूती देखने को नहीं मिली है। दिख रही है ऊपर से ये कमज़ोरी, चाहे वो इन्फोर्समेंट लेवल पे हो या फिर दूसरी चीज़ों पे। वहीं जो एक कैस्केड की रिपोर्ट है वो ये बताती है कि जो अनलॉफुल ट्रेड होता है इंडस्ट्रीज़ का, इसकी वजह से जो एम्प्लॉयमेंट लॉस होता है वो कम से कम भी 15.96 लाख का लॉस होता है। वहीं बता रहे हैं राइटर के एफएमजीसी इंडस्ट्री की ही स्मगलिंग की वजह से जो लॉस है वो 68% जॉब लॉस हो रहा है और जो एस्टिमेट टैक्स लॉस है वो कम से कम भी 58,521 करोड़ का है। फर्दर आगे चलते हुए बता रहे हैं कि जो दूसरी इंडस्ट्रीज़ हैं जो हाईली रेगुलेटेड और टैक्स इंडस्ट्रीज़ हैं जैसे टोबैको हो गई या अल्कोहलिक बेवरेजेस, इसके अंदर जो लॉस हो रहा है वो 49% लॉस हो रहा है टैक्स का गवर्नमेंट को, क्योंकि चोरी से जो है वो इंडिया के अंदर आ रही हैं। तो अब क्या किया जाए जब इतनी सारी चीज़ें आपका हो रही हैं, लगातार लॉस हो रहा है टैक्सेस का, लगातार लॉस हो रहा है जॉब्स का, और गलत या लो क्वालिटी ब्रांड्स भी इंडिया के अंदर आ रहे हैं जिससे कि कंज्यूमर्स को कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं मिलने वाला है। तो राइटर ने इसी के लिए कुछ आपके जो है इनिशिएटिव्स दिए हैं, वो अगर लिए जाएँ तो शायद सक्सेसफुल होगा। आइए समझ लेते हैं क्या है वो। राइटर कहते हैं कि जो मैन्युफैक्चरिंग हब्स हैं जैसे चाइना वगैरह, वो सपोर्ट करते हैं इस स्मगलिंग को और वो नहीं चाहते कि कोई भी स्ट्रॉन्ग एक्शन लिया जाए उनके वहाँ के एक्सपोर्टर्स के खिलाफ या इंटरनेशनल ट्रेडर्स के खिलाफ। क्यों? क्योंकि उससे उनकी लोकल इकोनॉमी हार्म होगी और उनका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर जो है बहुत फ़र्क पड़ेगा। वहीं जो डेवलप्ड वर्ल्ड है, चाहे वो दूसरा डेवलप्ड वर्ल्ड हो गया आपका वेस्टर्न वर्ल्ड, वो भी इसी तरह ही है, वो भी कोई वॉर अगेंस्ट स्मगलिंग के फेवर में नहीं है। वहीं ये जो ज़रूरत है इसके अगेंस्ट खड़े होने की वो है इंडिया जैसी कंट्री को, जो एक लार्जेस्ट कंज्यूमर कंट्री है, जिसके बहुत ही पोरस बॉर्डर्स हैं और वीक इन्फोर्समेंट मशीनरी है।
और लॉसेस क्या क्या हो रहे हैं इंडिया को, वो मैं ऊपर आपको बता ही चुका हूँ। तो जो प्रैक्टिकल मेजर है जो इस स्मगलिंग को रोक सकते हैं, जिसमें इलीगल ट्रेड को, वो सबसे पहला ये है कि गवर्नमेंट अपने टैक्सेस को जो है रैशनलाइज करे। बहुत ज़्यादा टैक्सेस लगाए गए हैं गवर्नमेंट द्वारा, जिसकी वजह से कभी कभी जो है आपका ओरिजिनल जेन्युइन बंदा होता है वो भी ये सोचता है कि मैं टैक्स दे के लेने से फिर क्या फ़ायदा, मैं दूसरे एंगल से ले लेता हूँ, कमाई तो मेरी उतनी होनी है, मेरा प्रोडक्ट तो बिक ही जाना है। तो टैक्सेस को थोड़ा रैशनलाइज करें। वहीं एग्रेसिवली प्रमोट करें लोकल इंडस्ट्रीज़ को, ताकि वो वर्ल्ड क्लास ब्रांड्स बना सकें और अपना रिड्यूस कर सकें डिपेंडेंस इंटरनेशनल मैन्युफैक्चरर्स के ऊपर। वहीं जो ज़रूरत है वो ये भी है कि हम लोकल मैन्युफैक्चरर्स को जो है इंसेंटिवाइज करें, ताकि उनकी जो प्रोडक्ट्स हैं वो कम्पीट कर सकें ग्लोबल ब्रांड्स के साथ और ग्लोबल मार्केट्स में भी वो अच्छी तरह से छा जाएं। वहीं एक और एग्जांपल है जो हम चाइना से सीख सकते हैं। चाइना ने एक बहुत अच्छा प्रोविज़न ये किया था कि मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस को इनवाइट किया था इंडिया के, अब चाइना के अंदर, ये कहकर कि अगर यहाँ से होने वाले प्रॉफिट्स को आप वापस इन्हीं एमएनसीज में लगा देंगे तो हम आपको जो है बहुत सारी छूट देंगे टैक्सेस में, लेबर लॉज में, और ज़मीन भी सस्ती देंगे। तो अगर गवर्नमेंट, इंडिया की गवर्नमेंट भी यही मॉडल को अपना ले, जैसे कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन में भी इंडिया ने यही किया था, टैक्सेस की छूट दी थी, सस्ता लैंड दिया था, लेबर लॉज इतने ज़्यादा स्ट्रिक्ट तरीके से आपका अप्लाई नहीं किए थे, तो इंडिया भी यही कर सकती है। वो इनवाइट कर सकती है ग्लोबल प्लेयर्स को, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस को, ये कहकर कि अगर आप अपने प्रॉफिट्स को यहीं पे री इन्वेस्ट कर दें तो हम आपको जो है ज़्यादा ज़्यादा छूट देंगे। इससे होगा क्या कि इंडिया जो है एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग डेस्टिनेशन बन जाएगा और एमएनसीज जो हैं आपका यहाँ पे अच्छी खासा बेस बना लेंगी, बहुत हाईली तरीके से एक्सपैंड हो जाएंगी। अभी का जो समय है हमारे इंडिया का, आप समझते हैं कि फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है इंडिया, और ये एक बेहतर समय है कि जब हम इस तरह के इनिशिएटिव ले सकते हैं, और वर्ल्ड भी की बहुत सारी कंपनीज हमारी तरफ देख रही हैं ताकि उन्हें जगह मिल जाए अपने सेटअप्स यहाँ बनाने के लिए। वहीं मिक्स ऑफ स्ट्रैटेजीज तो आपको यूज़ करनी ही पड़ेंगी, चाहे वो टैक्सेशन हो या फिर रेस्ट्रिक्शंस हो कि प्रॉफिट रिपैट्रिएशन पे अपना प्रॉफिट ना ले जाकर यहीं री इन्वेस्ट करा दें। स्ट्रिक्ट लॉ इन्फोर्समेंट स्टेप्स लेने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं ताकि आप रोक सकें स्मगल्ड गुड्स को, इलीगल गुड्स को, चीप और लो क्वालिटी गुड्स को। वहीं इन्फोर्समेंट को भी स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, ब्लॉकचेन हो, लोकेशन टेक्नोलॉजी, इन सब का इस्तेमाल करके जो है इलीगल गुड्स को सीज़ किया जाए जो इंडिया में एंटर कर रहे हैं। वहीं गवर्नमेंट को चाहिए कि वो इंक्रीज़ करे कंज्यूमर की अवेयरनेस, ताकि पीपल जो है आपका वो बॉयकॉट करें इस तरह के स्मगल्ड या काउंटरफिट गुड्स को या पुअर क्वालिटी गुड्स को। क्योंकि ये जो चीप, काउंटरफिट और स्मगल्ड गुड्स हैं, ये केवल एक क्राइम सिंडिकेट को ही जन्म नहीं दे रहे हैं, बल्कि एक पैरेलल इकोनॉमी भी साथ बाय साथ खड़ी करते जा रहे हैं, जिससे आप समझिए कि ब्लैक मनी जनरेशन हो रही है, और जिसके कारण जो है हमारी इकोनॉमी पे बहुत ज़्यादा जीडीपी पे भी इफेक्ट पड़ेगा, टैक्सेशन पे भी इफेक्ट पड़ेगा, लोकल एम्प्लॉयमेंट पे भी फ़र्क पड़ेगा। और ज़्यादा ज़्यादा फ़ायदा जो होगा वो उन मैन्युफैक्चरिंग हब्स का होगा, जैसे कि चाइना या दूसरी जो डेवलप्ड वर्ल्ड हैं जो अच्छी खासी मैन्युफैक्चरिंग कर लेती हैं। वहीं आज का जो समय है जिसमें हमारा मेन फोकस आत्मनिर्भरता भारत है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट टाइम है हमारे लिए, हाई टाइम है कि इस आत्मनिर्भरता अभियान को हम सीरियसली लें और इस तरह के इनिशिएटिव्स लें हम, ताकि हम एक्सेलरेट कर सकें अपनी प्रोग्रेस को, तेज़ी से आगे बढ़ सकें। क्योंकि ये अभी जो इंडिया जिस स्टेज में है वो वेल सेटअप है, बिल्कुल तरीके से जो है हम ऐसी स्टेज में हैं कि पूरी दुनिया हमारी तरफ जो है इन्वेस्ट करना चाह रही है, हमारे इसमें आना चाह रही है, और हमारे देश को एक बड़ी मार्केट समझ के जो है बहुत सारी इन्वेस्टमेंट्स यहाँ आ सकती है। तो कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत है, चाहे वो स्ट्रक्चरल चेंजेस हों या फिर दूसरे रिफॉर्म्स करने की ज़रूरत है, जिसमें हमें आपका इन्फोर्समेंट मेजर्स या टैक्सेशन वगैरह को लेके कुछ छूट देनी होंगी। तो इन सब चीज़ों का अगर सरकार ख्याल रखे तो हम लोग जो है कुछ अच्छा कर सकते हैं, पैरेलल इकोनॉमी को बढ़ने से जो है रोक सकते हैं। तो यही था आज के आर्टिकल में। इसी तरह के आर्टिकल का एनालिसिस देखने सुनने के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।